गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के विषय में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य का उदय कब हुआ, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और विजयनगर में कितने राजवंशों ने शासन किया और साथ ही विजयनगर के राजकीय प्रतीक चिन्ह, स्थापत्य कला, विजयनगर का शहरी जीवन, विजयनगर की धार्मिक स्थिति व धार्मिक केंद्र, विजयनगर साम्राज्य के पतन के विषय में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य के उदय एवं विस्तार पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो बच्चों, सल्तनत काल के तीसरे राजवंश, पहला राजवंश जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा वंश क्या था, तुगलक वंश। तो सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 तक के ईस्वी के काल को भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। और सल्तनत काल में 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया था, जिसमें कि तुगलक वंश तीसरे स्थान पर था। तो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का दूसरा शासक था, जिसे भारतीय इतिहास में पागल शासक के रूप की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर विरोधाभासी गुण विद्यमान थे, इसलिए इसे कुछ इतिहासकार पागल शासक भी कहते हैं। तो बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसके साम्राज्य में उसके कार्यों के कारण, उसने जो विभिन्न कार्य किए थे, विभिन्न निर्णय लिया था, उसके कारण अराजकता एवं अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी। और उसने क्या किया था, जैसे उसने राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया था, उसने सहायक मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था, और उसने मध्य एशिया पर विजय प्राप्त करने के लिए खुरासान और अन्य क्षेत्रों पर चढ़ाई की थी। किंतु और सबसे पहले उसने एक योजना लागू की थी, दोआब में कर वृद्धि। दोआब गंगा यमुना के मध्य स्थित क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि अत्यंत उपजाऊ था। उसने सबसे पहले जब वह गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले उसने क्या किया, दोआब में कर वृद्धि का निर्णय लिया, और यह योजना उसकी बुरी तरह से असफल हुई। इसके बाद उसने जो अन्य योजनाएं अमल में लाने का प्रयास किया, वे सारी योजनाएं असफल हुई। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। इसीलिए उसे पागल बादशाह की संज्ञा भी दी जाती है। तो मोहम्मद बिन और इन्हीं कारणों के परिणाम स्वरूप उसके राज्य में अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई थी, जिसका लाभ उठा करके विभिन्न प्रांत में प्रांतपति स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर रहे थे। इसी क्रम में मोहम्मद बिन तुगलक के, जैसा कि हमने लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में यानी कि 1336 ईस्वी में, 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक शासनारूढ़ हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करवा करके मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था 1325 ईस्वी में, और 1300 उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों यानी 1336 में नीचे हमने लिखा हुआ है। तो बच्चों, क्या हुआ कि अंतिम वर्षों में चौथे 5वें दशक में, दशक कितने वर्ष को कहते हैं, 10 वर्षों के समूह को दशक कहा जाता है।
चौथे यानी 40 हो गया, पाँचवें यानी 50। तो चौथे पाँचवें दशक में 40 और 50 के बीच में क्या हुआ था? महत्वपूर्ण राज्य विजयनगर, जिसका विजयनगर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विजय का नगर या विजय का शहर का उदय हुआ। और यह नाम यानी विजयनगर साम्राज्य और शहर दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, यानी विजयनगर साम्राज्य भी कहते हैं इसे और विजयनगर शहर भी कहते हैं। तो बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में किसने की थी? तो दक्षिण में फैली हुई अराजकता का लाभ उठाकर विजयनगर की स्थापना हरिहर तथा बुक्का राय नामक दो भाइयों द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। बच्चों, 1336 और 1347 ईस्वी में दक्षिण भारत में अव्यवस्था और अराजकता का लाभ उठाते हुए दो राज्यों की स्थापना की गई थी, जिसमें से एक हिंदू राज्य था और दूसरा मुस्लिम राज्य था। तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने हिंदू राज्य यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और 1347 में हसन गंगू द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी, जो दोनों पड़ोसी राज्य थे और दोनों के आपसी कटुता के कारण ही 1365 में विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हुआ था, जिसमें हम अंत में प्रकाश डालेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में फैली अराजकता एवं अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई। और कहाँ की गई थी? दक्षिण भारत में। अब है साम्राज्य विस्तार। तो विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जैसा कि अभी हमने बताया, कि हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी और दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक विस्तृत था। प्रायद्वीप उस भाग को कहा जाता है जो कि जल से तीनों ओर से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप क्षेत्र कहते हैं। तो कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक विस्तृत था और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में हम्पी को चुना गया था और हम्पी को राजधानी बनाए जाने के विषय में ऐसी मान्यता है कि विरूपाक्ष मंदिर एवं पंपा देवी के मंदिरों की स्थिति के कारण, यानी कि हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर था और पंपा देवी का मंदिर था, इसी वजह से इसके महत्व को देखते हुए विजयनगर के शासकों ने हम्पी को राजधानी के रूप में चयनित किया और यहाँ के शासक विरूपाक्ष के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा करते हैं। उनके राजकीय आदेशों पर प्रायः कन्नड़ भाषा में क्या लिखा रहता है? श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। क्या लिखा होता था? श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। तो बच्चों, ये जो विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ, हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया 1336 ईस्वी में, और उसका विस्तार जो कृष्णा नदी से लेकर सुदूर प्रायद्वीप तक फैला हुआ था, उसके विषय में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हम्पी से प्राप्त विजयनगर के ऐतिहासिक स्रोतों द्वारा ही हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। विजयनगर के सर्वाधिक ऐतिहासिक स्रोतों की प्राप्ति हम्पी नामक स्थान से हुई है। हम्पी यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी से हुई है। 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज अंग्रेज
अभियंता किसने किया था? अंग्रेज अभियंता ने, यानी कि अभियंता जिसे आप इंजीनियर बोलते हैं उसी का हिंदी शब्द है। अंग्रेज अभियंता द्वारा, जो कि पुरातत्वविद भी था, उसके द्वारा किया गया है, जिसका नाम है कॉलिन मैकेंजी। तो बच्चों, हम्पी की खोज किसने की? 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज एक अंग्रेज पुरातत्वविद, मतलब प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। और अभियंता, साथ में क्या था? अभियंता भी था, यानी कि इंजीनियर भी था। पुरातत्वविद और अभियंता कर्नल कॉलिन मैकेंजी। किसने किया? कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा की गई। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि विजयनगर साम्राज्य के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हम्पी से प्राप्त ऐतिहासिक स्रोत हैं। हम्पी की खोज किसने की और कब की? 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज एक अंग्रेज पुरातत्वविद और अभियंता, जिसका नाम क्या था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा की गई। और इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र जारी किया गया और उस समय मैकेंजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त थे। क्या थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त थे। इन्होंने क्या किया कि पहला सर्वेक्षण मानचित्र जारी किया। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉर्ड मैकेंजी, जो कि क्या था? पुरातत्वविद और अभियंता था, उसने हम्पी नामक स्थान की खोज 1800 ईस्वी में की और इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र उसी के द्वारा जारी किया गया। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त था और मैकेंजी द्वारा प्राप्त प्रारंभिक जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर, पंपा देवी के मंदिर में पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। उसका, यानी मैकेंजी का जो प्रारंभिक जानकारी था, प्रारंभिक जानकारी किस पर आधारित थी? विरूपाक्ष एवं पंपा देवी मंदिर में पुरोहितों की स्मृतियों पर।
तो बच्चों, मैकेंजी ने जो प्रारंभिक जानकारियाँ उपलब्ध की वो किससे संबंधित थी? विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिर में पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। हम्पी की खोज में अभिलेखकर्ताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने 1836 से लेकर 1856 ईस्वी तक हम्पी के अन्य मंदिरों से दर्जनों अभिलेखों का संग्रह शुरू किया। किसने? मैकेंजी के अतिरिक्त हम्पी की खोज में अभिलेख अभिलेखकर्ताओं ने भी क्या की? भूमिका निभाई। अदा की थी। किसने की थी बच्चों? मैकेंजी के अतिरिक्त हम्पी के खोज में अभिलेखकर्ताओं ने भी भूमिका अदा की थी। और किस रूप में की थी? कि इन्होंने 1836 से लेकर 1856 ईस्वी के बीच में अभिलेखकर्ताओं ने, यानी इन्होंने 1836 से लेकर 1856 ईस्वी तक हम्पी के अन्य मंदिरों से दर्जनों अभिलेख तक क्या किया इन्होंने? हम्पी के मंदिरों से दर्जनों अभिलेख संग्रह किया। अभिलेखों को क्या किया? अभिलेखों का संग्रह किया। और इन सभी पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग इतिहासकारों ने विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, तमिल व संस्कृत में लिखे गए साहित्य के साथ स्रोत के रूप में इतिहास पुनर्निर्माण में किया। तो बच्चों, इसके अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग भी किया गया जिसमें साहित्य में क्या था? तब मैकेंजी के अतिरिक्त हम्पी के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख कार्य किसने किया? अभिलेखकर्ताओं ने किया, जिसने कि 1836 से 1856 के बीच में क्या किया? विभिन्न अभिलेखों का मंदिरों से संग्रह किया। और इसके अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग, जिसमें साहित्यिक स्रोतों अब साहित्यिक स्रोतों में किसका सहारा लिया गया? विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, तेलुगु के ग्रंथों, तेलुगु भाषा में लिखे गए ग्रंथों
तमिल व संस्कृत, साथ ही तमिल व संस्कृत भाषा के ग्रंथों और विभिन्न, जैसा कि अभी हमने लिखा है, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांतों का इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग किया गया। साहित्यिक स्रोतों तब इसके अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग, जिसमें कि कौन सा प्रमुख है? साहित्यिक स्रोत, जिसमें विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, तेलुगु के ग्रंथों, तमिल व संस्कृत भाषा के ग्रंथों का प्रयोग इतिहास पुनर्निर्माण में किया गया। कहाँ के इतिहास? विजयनगर के। और इसके अतिरिक्त जॉन एम फ्रिट्ज, जॉन मिशेल तथा एम.एस. नागराज राव के सर्वेक्षण कार्यों में विजयनगर के स्मारकों से संबंधित लकड़ी की वस्तुओं, कौन कौन था? मतलब विजयनगर के जो स्मारकों में लकड़ी की वस्तुएं लगी थी वो भी ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई। और यह किसके सहयोग से हुआ? जॉन एम फ्रिट्ज, जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल, और एम.एस. नागराज राव, एम.एस. नागराज राव के सर्वेक्षण कार्यों में विजयनगर के स्मारकों से तो बच्चों क्या हुआ कि इन तीनों इतिहासकारों के सर्वेक्षण कार्यों में विजयनगर के स्मारकों से संबंधित लकड़ी की वस्तुएं जिनमें स्तंभ धरण, जिनमें क्या क्या था? स्तंभ, भीतरी छत, छज्जे, मीनारों को उजागर किया गया। और पूरी स्थापत्य श्रेणी की कल्पना की जा सकती है इनके सहारे, यानी जिससे पूरी स्थापत्य कला की कल्पना की जा सकती है। तो बच्चों, हम्पी के विषय में जानकारी के, ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोतों में क्या क्या है? मैकेंजी
की खोज, जिसमें मैकेंजी ने क्या किया, 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज की और उसने पहला सर्वेक्षण मानचित्र जारी किया। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने पहले पॉइंट में लिख दिया है, इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि मैकेंजी के अतिरिक्त अभिलेखकर्ताओं द्वारा विभिन्न अभिलेखों का संग्रह किया गया 1836 से 1856 ईस्वी के बीच, और यह विभिन्न मंदिरों से संग्रहित किया गया जो कि हम्पी पर प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग, जिसमें साहित्यिक स्रोतों में क्या है, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत, तेलुगु के ग्रंथों, तमिल व संस्कृत भाषा के ग्रंथों का प्रयोग इतिहास पुनर्निर्माण में किया गया। और जॉन एम फिट्ज, किसने, जॉन एम फिट्ज, जॉर्ज मिशेल, एम.एस. नागराज राव के सर्वेक्षण कार्यों में विजयनगर के स्मारकों से संबंधित लकड़ी की वस्तुएं, तो विजयनगर उस समय क्या होता था बच्चों की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था स्मारकों के निर्माण में, जैसा कि मौर्य काल में बता चुके हैं आप लोगों को कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल लकड़ी का क्या था, दरबार था, जिसका वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में किया है कि ऐसा विश्व में किसी का राज दरबार नहीं था, इतना भव्य राज दरबार चंद्रगुप्त मौर्य का था, जो कि किससे निर्मित था, लकड़ी से निर्मित था। तो बच्चों विजयनगर के स्मारकों से संबंधित लकड़ी की वस्तुएं, जिसमें क्या होती थी, स्तंभ यानी कि खंभा, जिसे पिलर कहते हैं, तो ये पिलर आजकल किससे बनता है, लोहे से बनता है, सीमेंट बालू का प्रयोग किया जाता है, और उस समय किससे बनता था, लकड़ी से बनता था। भीतरी छत और छज्जे, मीनारें, इन सब चीज़ों को क्या किया, उजागर किया, यानी सबके सामने लाया, किसने, जॉन एम फिट्ज, जॉर्ज मिशेल और एम.एस. नागराज राव द्वारा स्मारकों की विभिन्न वस्तुओं को, जो कि लकड़ी से बनी हुई थी, सर्वेक्षण करके सबके सामने प्रस्तुत किया, जिससे पूरी स्थापत्य कला की कल्पना की जा सकती है। अर्थात कि विजयनगर के स्थापत्य कला पर जॉन एम फिट्ज, जॉर्ज मिशेल और एम.एस. नागराज राव के सर्वेक्षण द्वारा प्रकाश पड़ता है। अब हमारा अगला टॉपिक है विजयनगर की भौगोलिक अवस्थिति। क्या है, विजयनगर की भौगोलिक अवस्थिति। एवं जल संसाधन। तब भौगोलिक दृष्टि से विजयनगर का क्या महत्व है, विजयनगर की स्थिति का क्या महत्व है, और वहाँ पर जल संसाधन के कौन कौन से स्रोत थे, जल के कौन कौन से स्रोत थे। तो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति जो है अत्यंत आकर्षक एवं रमणीय थी। क्या थी बच्चों, आकर्षक और रमणीय थी, क्योंकि यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो विजयनगर की अवस्थिति क्या थी, आकर्षक और रमणीय, तब अत्यंत सुंदर थी, जो मन को मोह लेने वाली थी। क्यों थी, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी। घिरी होने के कारण
तो विजयनगर की स्थिति क्या थी? अत्यंत आकर्षक थी, अत्यंत रमणीय थी, क्योंकि यह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और पहाड़ियाँ विजयनगर को बाहरी आक्रमण से भी सुरक्षा प्रदान करती थी। तो दूसरा, भौगोलिक स्थिति की विशेषता क्या थी कि विजयनगर की पहाड़ियाँ क्या करती थी? विजयनगर को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखती थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस भी राज्य में सुरक्षा की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहती है, उस राज्य का विकास होता है, वहाँ की जनता सुखी रहती है, साम्राज्य में शांति एवं व्यवस्था व्याप्त रहती है। तो विजयनगर क्या था? चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ पर बाह्य आक्रमण का खतरा नहीं था और इन पहाड़ियों से अनेक जलधाराएं भी निकलती थीं। पहाड़ियाँ जो थी उनसे क्या होता था? जलधाराएं निकलती थीं। आप लोगों ने भी देखा होगा, विभिन्न झरनों को देखा होगा कि जो पहाड़ियों से निकलती हैं वो ही जलधाराएं होती हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ थीं विजयनगर के चारों तरफ, उनसे क्या होता था? विभिन्न जलधाराएं निकलती थी और बांध के माध्यम से बड़े आकार के हौजों में इन जलधाराओं का जल एकत्रित किया जाता था। और यहाँ के शासक क्या करते थे? बांध के माध्यम से बांध बनवा करके जलधाराओं के जल को एकत्र किया जाता था। कौन करता था? यहाँ के शासकों द्वारा जो पहाड़ियों से विभिन्न जलधाराएं निकलती थी उनको बांध बना करके हौज के रूप में, आधुनिक बांध की तरह नहीं जिसमें कि टरबाइन लगे होते हैं, आधुनिक यंत्र लगे होते हैं, ऐसा बांध नहीं बनाया जाता था बच्चों। उस समय बांध क्या होता था? एक हौज के रूप में, जिसे आप हौदा बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो पाइपलाइन द्वारा सिंचाई होती है उसमें क्या होता है? जो नालियों में पानी जाता है, तो जहाँ से नाली कई स्थानों के लिए बढ़ती है, कई दिशाओं में बढ़ती है, जिस तरह से सड़क पर चौराहा होता है, ठीक उसी प्रकार से नालियाँ भी मुड़ती हुई आपने देखी होंगी। तो जहाँ से दो दिशाओं में नाली मुड़ती है वहाँ पर एक हौद बनाया जाता है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा और गहरा होता है। तो जिस प्रकार से पानी का स्रोत रहता है उसी ढंग से नालियाँ, ये हौज भी बनाया जाता है। जहाँ पानी का स्रोत कम रहता है वहाँ पर कम चौड़ी लंबी हौज बनाई जाती है, और जहाँ पर पानी का स्रोत कई दिशाओं से आता है तो वहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं कि हौज क्या होगा? काफ़ी लंबा चौड़ा होगा। तो यहाँ पर कई जलधाराएं निकलती थी। इस प्रकार से उन जलधाराओं के जल को एकत्रित करने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा हौज का निर्माण किया जाता था और उसमें इन जलधाराओं के जल को एकत्रित किया जाता था। और साथ ही विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वह तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जलकुंड है। क्या है? तुंगभद्रा
भद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक जलकुंड। जो कि प्राकृतिक मतलब क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा स्वतः बनाया जाता है उसे प्राकृतिक कहते हैं। तो तुंगभद्रा नदी द्वारा एक प्राकृतिक जलकुंड बनाया गया था, निर्मित था। इसके अतिरिक्त यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था। कौन सा क्षेत्र? विजयनगर जो क्षेत्र था वह शुष्क क्षेत्रों में आता था और इसलिए राज्य द्वारा जल संसाधन का विकास किया गया था। तो अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि जो क्षेत्र शुष्क क्षेत्रों में आता है उसमें क्या होता है बच्चों कि पानी की कमी हो जाती है। तो इसीलिए इन जलधाराओं को शासक वर्ग क्या करते थे कि जलाशय बना करके, हौज बना करके एकत्रित करते थे। साथ ही तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक जलकुंड भी यहाँ के शुष्क क्षेत्रों के लिए वरदान थी। और विजयनगर का कलमपुरम जलाशय, कौन सा जलाशय? इसके अतिरिक्त क्या था कि विजयनगर का कौन सा जलाशय? कलमपुरम जलाशय। कौन सा जलाशय बच्चों? कलमपुरम जलाशय महत्वपूर्ण था, जिसके माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के साथ साथ इसके जल को एक माध्यम से जो है नहर के माध्यम से, नहर के रूप में राज्य की केंद्र तक ले जाया जाता था। तो कलमपुरम, विजयनगर का कलमपुरम जलाशय जो है अति महत्वपूर्ण था। क्योंकि क्या किया जाता था कि कलमपुरम जलाशय का जल जो था वह नहरों के माध्यम से नहरों के माध्यम से आसपास के खेतों की सिंचाई में प्रयुक्त होता था। तथा प्रयुक्त होता था और साथ ही जलधाराएं जो निकलती थी कमलपुरम से वह नहर द्वारा राज्य की केंद्र तक ले जाया जाता था। और साथ ही क्या होता था? प्रयुक्त होता था तथा नहरों द्वारा जल को केंद्र तक पहुंचाया जाता था। केंद्र यानी राजधानी तक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था थी और वर्तमान में यहाँ के जल संबंधी संरचनाओं के साक्ष्य
हिरिया नहर में देखे जा सकते हैं। तो वर्तमान में जल संबंधी संरचनाओं के साक्ष्य हिरिया नदी, हिरिया क्या है? नहर का नाम है। तो वर्तमान में जो है हिरिया नहर में जल संबंधी संरचनाओं के साक्ष्य देखे जा सकते हैं। अर्थात जल संबंधी संरचनाओं के साक्ष्य हिरिया नहर में देखे जा सकते हैं। और इस नहर का पानी तुंगभद्रा नदी से मिलता था। संभवतः संगम वंश के राजाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये जो हिरिया नहर है का पानी कहाँ मिलता था? तुंगभद्रा नदी में। नदी में मिलता था, जिससे स्पष्ट होता है कि संगम वंश के राजाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि संगम वंश जो विजयनगर का सर्वशक्तिशाली वंश माना जाता है, संगम वंश के राजाओं द्वारा इस नहर यानी हिरिया नहर का निर्माण किया गया था। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयनगर में भौगोलिक रूप से भी जल के विभिन्न स्रोत थे और साथ ही विजयनगर पहाड़ियों से सुरक्षित था। पहाड़ियाँ विजयनगर को केवल सुरक्षा ही नहीं प्रदान करती थी, बल्कि सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार की जलधाराएं उपलब्ध कराती थी। और इन जलधाराओं का यहाँ के शासकों द्वारा समुचित प्रयोग किया जाता था। साथ ही तुंगभद्रा नदी भी यहाँ के लिए वरदान सिद्ध हुई और तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जलकुंड जो था वह विजयनगर के लिए जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत था। और विजयनगर में एक जलाशय का निर्माण किया गया था जिसका नाम क्या था? कमलपुरम। और कमलपुरम जलाशय द्वारा जल केवल आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई के लिए नहीं प्रयुक्त किया जाता था बच्चों, बल्कि केंद्र तक नहरों द्वारा पहुंचाया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयनगर में जल का समुचित प्रबंध यहाँ के संगम वंश के शासकों द्वारा किया गया था। अब हमारा अगला टॉपिक है विजयनगर के राजवंश व शासक। क्या रहेगा? विजयनगर के राजवंश और शासक ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। इस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।